the ways of describing the motion of objects, the cause of motion and the gravitation. मतलब लास्ट चैप्टर में हमने देखा ना मोशन के 3 रूल्स, फिर ग्रेविटेशन क्या होता है वो देख लिया. अनदर कॉन्सेप्ट दैट हेल्प अस अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट मैनी नेचुरल फिनोमेना दैट इज वर्क. अभी नेक्स्ट फिनोमेना हमको पढ़ना है, दैट इज वर्क. क्लोजली रिलेटेड टू वर्क आर एनर्जी एंड पावर. अभी वर्क करने के लिए क्या चाहिए हमको? एनर्जी. एनर्जी किससे रिलेटेड है? पावर से. सो दिस ऑल 3 टर्म्स आर दी इंटर रिलेटेड. इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दिस कॉन्सेप्ट. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. हम सब लोग खाते ही है ना, रोज फूड चाहिए. क्यों? काम करने के लिए. हमारा सांस चल रहा है, हमको चलना है, हमको बाहर जाना है, नहाना है, सबके लिए क्या चाहिए? एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए. एंड लिविंग थिंग्स हैव टू परफॉर्म द सेवरल, और कुछ करे ना करे अपनी बेसिक एक्टिविटीज तो करनी ही पड़ेंगी टू सर्वाइव. वी कॉल सच एक्टिविटीज लाइफ प्रोसेसेस. उसको ही हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. एंड द एनर्जी फॉर दिस प्रोसेसेस कम्स फ्रॉम फूड. We need energy for other activities like playing, singing, reading, writing, thinking, jumping, cycling, running. Activities that are strenuous require more energy. Strenuous मतलब कि जिसमें ज़्यादा एफर्ट चाहिए, जैसे रनिंग सोच लो, साइकिलिंग सोच लो, क्रिकेट खेलना सोच लो, है ना. तो ऐसी सारी एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी चाहिए. मतलब पता है एनर्जी ड्रिंक भी पीते हैं सब लोग, क्रिकेटर्स और प्रोटीन शेक्स, पता नहीं क्या क्या वो लोग एक्स्ट्रा वो लोग पीते हैं क्योंकि उनको ये सब एक्सरसाइज करना रहता है. देन है एनिमल्स टू गेट एंगेज इन द एक्टिविटीज. एनिमल्स की भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं दैट फॉर एग्जांपल दे मे जंप, रन, दे हैव टू फाइट, मूव अवे फ्रॉम द एनिमीज. तुमने डंडी मारी, उसको भागना तो है ना, तो ये भी उसका काम हुआ ना. फिर है फाइंड फूड और फाइंड अ सेफ प्लेस टू लीव. ऑल्सो वी एंगेज सम एनिमल्स टू लिफ्ट वेट. हम किसी एनिमल से लिफ्ट वेट करवाते हैं, हैवी लोड्स उठवाते हैं. पुल कार्ट्स, प्लो फील्ड्स, ऑल सच एक्टिविटीज रिक्वायर दी एनर्जी. Think of machines. List the machines that you have come across. What do they need for their working? Machines को भी क्या चाहिए? Fuel तो चाहिए. Then why do some engines require fuel like petrol and diesel? Why do living beings and the machines need energy? सबको energy क्यों चाहिए? तो first है work. What is a work? So there is a difference in the way we use the term work in a day-to-day life and the way we use it in the science. To make this point clear, let us consider a few examples. देखो फर्स्ट है नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड. तो कमाली इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन. शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज. शी रीड बुक्स, ड्रॉ डायग्राम्स, ऑर्गेनाइज हर थॉट्स, कलेक्ट क्वेश्चन पेपर्स, अटेंड क्लासेस, डिस्कस प्रॉब्लम विथ हर फ्रेंड्स एंड परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट. ये सब अपनी वो एग्जाम के लिए कर रही है. शी एक्सपेंड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दिस एक्टिविटीज. इन कॉमन parlance शी इज वर्किंग हार्ड. ऑल दिस हार्ड वर्क मे इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क इफ वी गो बाय द साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ द वर्क. वैसे तो वो बहुत ज़्यादा काम कर रही है बट मेंटली ऑल दिस, बट ये सब साइंस में वर्क नहीं है, वेरी लिटिल वर्क है. कैसे? तो यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश द ह्यूज रॉक. लेट अस से द रॉक डज नॉट मूव डिस्पाइट ऑल द एफर्ट. तुम बहुत ताकत लगा रहे हो, जैसे कि ये दीवार है, इसको भी हम जोर से मार रहे हैं, इसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, दीवार तो हटेगी नहीं. हम तो काम कर रहे हैं लेकिन वो हटेगा नहीं. बट यू गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड. तुमने पूरी अपनी एनर्जी यूज कर ली है. हाउएवर यू हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन द रॉक एज देयर इज अ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉक. मतलब जब तक कुछ मूव नहीं होता तब तक वो वर्क कहलाता ही नहीं है. हम हो रहे हैं लेकिन हम क्या कर रहे हैं? जिस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे हैं दैट ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूव. यही है, हम वही वर्क को वही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्क इन द एस्पेक्ट ऑफ द साइंस क्या होता है. You are working, then you stand still for the few minutes with a heavy load on your head. You get tired, you have exerted yourself and have spent quite a bit of your energy. Are you doing a work on the load? The way we understand the term work in the science, work is not done. ऐसा भी कोई भी work नहीं है in the aspect of the science. तो work है क्या? You climb up the steps of the staircase and reach the second floors of the building just to see the landscape from there. You may even climb up tall trees. If we apply the scientific definition, this activities involves a lot of work. इसमें movement हो रहा है तो this is a work. Then in day-to-day life, इसमें क्या movement हो रहा है? movement हो रहा है ना. फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे गए ना, we have changed our position. तो इसमें भी तो हमें आगे पीछे होगी. आगे पीछे नहीं, खाली धक्का ही मारेंगे तो that is we are the moving ना. तो हमारा जो प्लेस है वो भी क्या हो गया? चेंज हो गया. फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे आ गया. And in a day-to-day life we consider any useful physical or the mental labor as a work. हम इन सबको काम मानते हैं. Activities like playing in the field, talking with friends, humming a tune,
watching a movie, attending a function are sometimes not considered to be the work. Then what constitute the works depends on the way we define it. We use and define the term work differently in the science. To understand this, let us do the following activity. अभी work science में क्या है उसको एक activity से समझते हैं. We have discussed in the above paragraphs a number of activities which we normally consider to be work. In our day-to-day life, for each of these activities, ask the following question and answer them. What is the work being done on? किस पे हम काम कर रहे हैं? What is happening to the object? उस object पे क्या हो रहा है? And what is doing the work? या who is doing the work? तो science conception of the work, that is to understand the way we view work and define the work from the point of view of science. Let us consider some situation. Push a pebble laying on the surface and the pebble moves through the distance. उसको धक्का मारेंगे तो obviously वो हिलने ही वाला है. You exerted a force on the pebble. तुमने force लगाया pebble पे and the pebble got displaced. In this situation work is done. काम हुआ. कब हुआ? जब हमने force लगाया उसका place change हुआ. Then a girl pulls a trolley and the trolley moves through the distance. The girl has exerted a force on the trolley and it is displaced. Therefore work is done. Push करे या pull करे दोनों में उसका place change हो रहा है. That means work हो रहा है. Lift a book through the height. To do this you must apply the force. The book rises up. There is a force applied on the book and the book has moved. Hence work is done. A closer look at the above situation reveals that two conditions need to be satisfied for the work to be done. First, a force should act on an object. Force लगना चाहिए. And second, the object must be displaced. तो यही तुमको पूछेंगे. What are the two conditions needed to satisfy the work? कौन सी दो कंडीशन चाहिए? फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ से ही है. What is work and what are the two conditions needed to be satisfied to do a work? If any one of the above condition does not exist, कोई भी इसमें से कोई एक भी नहीं है, then work is not done. This is the way we view work in the science. A bullock is pulling a cart. The cart moves. There is a force on the cart and the cart has moved. Do you think that the work is in this situation? क्या work हो रहा है? Yes. Then activity एक लिखा हुआ है. Think of some situation from your daily life involving the work. List them. Discuss with your friends whether work is being done in this situation or not, and try to reason what the response. If the work is done, which is the force acting on the object, and what is the object on which the work is done, and what happens to the object on which work is done. अभी एक और एक्टिविटी लिखी है, उससे पहले हम 11.13 पढ़ लेते हैं. उसमें कुछ है नहीं एक्टिविटी में. थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नॉट डिस्प्लेस इन स्पाइट ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन इट. अभी हमने सोचा ना कि हम रॉक को तो हम फोर्स लगा रहे हैं बट रॉक मूव नहीं कर रहा है. ऑल्सो थिंक ऑफ द सिचुएशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ द फोर्स. जैसे कागज का टुकड़ा है तो वो तो अपने आप ही मूव करेगा, अपने आप ही डिस्प्लेस होगा. List all the situation that you can think for the each. Discuss with your friends and whether work is done in this situation or not. तो इसमें work हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो बताओ. Then work done by the constant force. So how is the work defined in the science? So to understand this, we shall first consider the case when the force is acting in the direction of the displacement. मतलब हम जिस दिशा में force लगा रहे हैं उसी दिशा में क्या हो रहा है? Displacement. उसी direction में displacement हो रहा है. लेट अ कांस्टेंट. देखो नीचे एक अरेंजमेंट दे रखा है, एक ब्लॉक दिया है, उस पर कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है. एंड लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस थ्रू द डिस्टेंस. वो किसी डिस्टेंस पे जाके S डिस्टेंस पे जाके रुक रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में. लेट W बी द वर्क डन. अगर W वर्क डन है तो वी डिफाइन द वर्क. ये वर्क की डिफाइन है. वर्क इज टू वर्क to be equal to the product of the force and displacement. तो याद रखने की कोई आई डोंट थिंक की जरूरत पड़ेगी, है ना. ऐसा ही याद हो जाएगा. वर्क डन इज इक्वल्स टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. जितना हमने पढ़ा ना उतने में से अभी तक पहले की जो दो कंडीशन मैंने बताई ना, विच आर द टू कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी वर्क डन. एक वो क्वेश्चन, एक अभी यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा. व्हाट इज वर्क एंड व्हाट इज इट्स फॉर्मूला, है ना. F इंटू एस. डिस्प्लेसमेंट के लिए S है, डिस्टेंस के लिए भी हम S ही यूज करते हैं. फिर है thus work done by the force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of the force. Work has only magnitude and no direction. मतलब वर्क का खाली क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी हुआ ना, मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं. बिकॉज डिस्प्लेसमेंट डजंट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ना. डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है एंड डिस्टेंस मतलब क्या होता है? डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ लेंथ.
और डिस्प्लेसमेंट मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, दोनों में डिफरेंस है। डिस्प्लेसमेंट में बी जीरो, डिस्टेंस मस्ट नॉट बी जीरो, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता। अभी है इफ एफ इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन, एस इज इक्वल्स टू 1 मीटर, देन वर्क डन बाय द फोर्स विल बी 1 न्यूटन मीटर। तो तुमको कभी कभी सिली क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, तो ऐसा भी पूछ लेते हैं कि व्हेन द वर्क इज 1 न्यूटन मीटर, है ना, तो लिखने का है इफ द फोर्स इज 1 न्यूटन एंड द डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर, देन द वर्क इज 1 न्यूटन मीटर। हियर द यूनिट ऑफ वर्क वैसे तो न्यूटन इंटू मीटर है, और इसको फाइंड किया था जूल नाम के साइंटिस्ट ने, इसीलिए न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू जूल, JOULE जूल, और कैपिटल J दैट इज द SI यूनिट ऑफ द वर्क। तो 1 जूल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन द फोर्स ऑफ द 1 न्यूटन displaces it by the 1 meter along the line of the action of the force। तो तुमको पूछते हैं कि when the what is the 1 joule of work, ये क्वेश्चन पूछते हैं, क्या आएगा, what is the 1 joule of work। मैं जो क्वेश्चन बोलती हूँ ना उसको क्लैरिफाई करते जाना अपने अपने दिमाग में, वो सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी है लुक एट द इक्वेशन केयरफुली, व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो। जब फोर्स जीरो हो then what would be the work done when the displacement of the object is zero। दोनों में से कोई भी जीरो हुआ तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि वो दोनों किस में है, मल्टीप्लीकेशन में। तो मल्टीप्लीकेशन में तो ऐसा ही होता है ना, कोई भी एक जीरो तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसा कोई भी पोजीशन नहीं बनेगा कि वर्क फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट ना हो, या तो फिर डिस्प्लेसमेंट हो और फोर्स ना लगे, ऐसा कुछ भी कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती इन द एस्पेक्ट ऑफ साइंस, ठीक है। एंड रिफर टू द कंडीशन दैट आर सेटिस्फाइड टू बी से दैट द वर्क इज डन। अभी एग्जांपल 11.1 है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू द 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इफ द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, देन वर्क डन क्या होगा, वो पूछा है हमको, बट उन्होंने डायरेक्ट कर ही दिया है कि 5 न्यूटन इंटू 2 मीटर दैट इज 10 न्यूटन मीटर, या तो फिर 10 जूल, है ना। वैसे ही देखो क्वेश्चन 1 है वो तुम खुद कर लो, अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, द डिस्प्लेसमेंट से इज 8 मीटर in the direction of the force, let us take it the force act on the object through the displacement, what is the work done, 56 जूल। यस, ये एक क्वेश्चन लिख लो, 11.1 लिख लो, और वर्क की डिफाइन लिख लो, न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू जूल, ठीक है। अभी क्या लिखोगे तुम, पहले व्हाट आर द टू कंडीशन सेटिस्फाइड टू डू वर्क, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन व्हाट इज वर्क, और उसका डिफाइन, उसका फॉर्मूला, उसका सिंबल, फिर उसका SI यूनिट, इतना लिख लो। फिर उसके बाद 11.1 एग्जाम्पल, और क्वेश्चन हुआ फर्स्ट ब्लू क्वेश्चन, इतना कर लो। चलो देन कंसिडर द अनदर सिचुएशन इन विच द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, अ बेबी पुलिंग अ टॉय कार पैरेलल टू द ग्राउंड। वो जिस डायरेक्शन में खींचेगा उसी डायरेक्शन में टॉय कार आएगी ना, यहाँ से फोर्स लगा रहा है तो उसी डायरेक्शन में आएगी। The baby has exerted a force in the direction of the displacement of the car. In this situation, the work done will be equal to the product of the force and displacement. In such situation, the work done by the force is taken as a positive. देखो तो डायग्राम भी दिया है, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है वो कैसे खींच रहा होगा, अपनी तरफ, है ना, और तो वो कार भी किसकी तरफ आएगी, उसकी तरफ, है ना। ऐसा नहीं सोचने का कि ऑब्जेक्ट सामने खड़ा है, ऑपोजिट लगा रहा है, वो किस तरफ खींच रहा है, पीछे की तरफ, उसका हाथ कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ, और वो कार भी कहाँ आ रही है, उसके सामने की तरफ ही आ रही है ना, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो जब फोर्स की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, देन वर्क डन इज अ पॉजिटिव। कंसिडर अ सिचुएशन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, नाउ अ रिटार्डिंग फोर्स F इज अप्लाइड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स तो लगता ही है ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, and that is the angle between the two direction is 180 होगा दोनों का डायरेक्शन, and let the object stop after the displacement S. In such a situation, the work done by the force F is taken as a negative and denoted by the minus sign. The work done by the force is F into minus S या minus F into S. It is clear from the above discussion that work done by the force can either be positive or be negative. तो यहाँ से true false पूछते हैं तुमको, if the work is positive or negative, तो yes true, ठीक है। and to understand this let us do the following activity। देखो लिखा है lift an object up, तुम अगर ऊपर खींचोगे work done by the force exerted by you on the object, तुम जिस डायरेक्शन में खींच रहे हो उसी डायरेक्शन में आ रहा है,
the object move upwards, the force you exerted in the direction of the displacement. However, there is a force of gravity. जो gravity है वो किसी डायरेक्शन में है, उसके opposite डायरेक्शन में. तो which one of these forces is doing the positive work? तो अब वर्क हमारा जो वर्क है वो पॉजिटिव है, बट व्हाट इज द डूइंग नेगेटिव वर्क? तो ग्रेविटी का फोर्स है वो नेगेटिव है. सो वर्क डन इज नेगेटिव when the force act opposite to the direction of displacement, and work done is positive when the force is in the direction of the displacement. displacement कौन सी साइड हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा पॉजिटिव है या नेगेटिव है. अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की साइड में ही हो रहा है तो पॉजिटिव, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स की ऑपोजिट साइड हो रहा है तो वर्क इज नेगेटिव. देखो एग्जांपल 11.2 दिया है. अ पॉटर लिफ्ट अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड. कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज. तो अभी देखो m कितना है 15 kg और डिस्प्लेसमेंट मतलब s कितना है 1.5. वैसे तो f चाहिए ना हमको, लेकिन f नहीं दिया है. f की जगह पे क्या दिया है? देखो क्या है, वैसे तो हमको f इंटू एस चाहिए लेकिन f नहीं दिया है. बट हमने लास्ट चैप्टर में सीखा है कि f इज इक्वल्स टू व्हाट mg. उससे पहले सीखा था f इज इक्वल्स टू ma न्यूटन्स लॉ में. फिर उसके बाद ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में सीखा हमने अगर ग्रेविटी पे काम हो रहा है तो एक ही जगह पे हम g लेंगे. f इज इक्वल्स टू mg. तो m तो हमको दिया है, g की तो वैल्यू हम सबको पता ही है ना. इन्होंने देखो इजी के लिए g की वैल्यू 10 ली है. वैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड है ना, इन्होंने क्या लिया है 10 लिया है. और m हमारे पास 15 है और s है 1.5. तो 10 कट 15 है 225 किलो जूल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर. क्योंकि किलो जूल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो न्यूटन होता है, ठीक है, और न्यूटन मीटर मतलब जूल होता है. तो ये कन्वर्जन याद रखने का कि किलो जूल मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब न्यूटन और न्यूटन मीटर मतलब जूल. क्योंकि ये अभी सिखाएंगे, फिर 10th में तो डायरेक्ट सीधा यूज़ करेंगे जूल पास्कल. तो वो कहाँ पे आता है क्या आता है वो कुछ भी कोई भी नहीं बताएगा, तो ये दिमाग में रख लेने का. फिर उसके बाद क्वेश्चंस है व्हेन डू यू से दैट द वर्क इज डन. राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, मतलब वही हुआ ना. एंड डिफाइन द 1 जूल ऑफ वर्क, ये मैंने तुमको बताया. एंड अ पेयर ऑफ बुलॉक एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन द प्लो. द फील्ड बीइंग प्लॉड इज 15 मीटर लॉन्ग. तो हाउ मच वर्क इज डन? तो 140 इंटू 15, 140 इंटू 15 इतना ही होगा ना. फिर जो भी आंसर आए. फोर्स दिया है उन्होंने, डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी दिया है, तो खाली दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना, कैलसी में नहीं करेंगे. ओके डन. चलो अभी इतना लिख लो, हमारा वर्क का खत्म हुआ.